दिलावर मालिक हर रात दो दो घोड़ियों की एक साथ सवारी करता, मगर मालिक की घोड़ी छूटी थी। मालिक मुझसे फरमाइश करता कि एक रात के लिए अपनी घोड़ी दे दो, मगर मुझे शर्म आती और दिलावर मालिक से डर लगता। लेकिन एक रात मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बेहोशी की दवा पिला दी। आँख खिली तो मेरे होश उड़ गए। मालिक मेरी घोड़ी पर। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं इस गांव के सेठ की हवेली में नौकरानी थी, जिन्हें सब दिलावर मालिक कहकर बुलाया करते थे। वो देखने में काफी सख्त मिजाज किस्म के इंसान थे। जब भी वो घर दाखिल होते, उनके चेहरे पर छाए सख्त तासुरात देखकर तमाम मुलाजिमीन का दिल दहल कर रह जाता, क्योंकि उनकी रोबदार शख्सियत की वजह से हर इंसान उनसे घबराता था। मैं वैसे ही डरपोक किस्म की थी, इसलिए मेरी भी अब तक यही कोशिश थी कि मेरा मालिक से कभी सामना ना हो। मेरा काम सफाई का था, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं मालिक के आने से पहले ही काम करके वापस चले जाऊं। लेकिन शायद मेरी शामत मालिक के हाथों लिखी थी। ये मैंने खुद ही अपनी बदकिस्मती को दावत दे दी थी। मुझे एक दिन एक पुरानी मुलाजमा ने बताया कि दो चीजों को देखकर मालिक जुनूनी हो जाता है, एक खूबसूरत औरत और दूसरी। मैंने कहा दूसरा कौन? तो वो शर्माते हुए अपने दुपट्टे का पलो मुंह में लिए मुस्कुराते हुए दरवाजे तक गई और पलट कर मुझसे कहा, हसन, अगर उन्होंने देख लिया तो समझो कि फिर तुम्हें मालिक के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। ये कहकर वो चली गई और मैं इस वक्त यूं थी कि मेरी रंगत जर्द सी पड़ गई और मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपना गेउनगिट निकाल लिया और सफाई करने मालिक के कमरे में चले गई। इस वक्त उनकी बीवी भी बाहर थी। कमरा बिल्कुल खाली था। मैं बहुत तेजी से हाथ चला रही थी, साथ साथ ये भी सोच रही थी, क्या वाकई मालिक हसन परस्त है? क्योंकि मालिकन बहुत हुसैन औरत थी। लेकिन मुझे देखकर कहने लगी, तुम तो हसन का पैकर हो सोनी, अगर अच्छा लिबास पहन लो तो कोई तुम्हें मुलाजमा नहीं कहेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैं बीट की साइड टेबल पर गर्द साफ कर रही थी कि जब सामने टेबल के शीशे पर मेरी नजर पड़ी। कमरा इस वक्त खाली था। कमरे में गर्मी भी बहुत थी। मैं गेउनगिट निकाले बना ही सफाई कर रही थी। सामने आईने में देखकर मैं अपने हुसैन चेहरे को गौर से देखने लगी कि जब अचानक से कमरे का दरवाजा खुला, मुझे मालिक के जूतों की टॉप सुनाई दी। मैंने जैसे ही गेउनगिट गिराना चाहा, दुपट्टा मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिर गया। सामने मालिक की नजरें मुझ पर पड़ चुकी थी। नजरें क्या पड़ी थी, मेरी बुरी किस्मत शुरू हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा जमीन से पकड़ा और खुद पर लिया और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी सांस हल्क में इस वक्त आई जब मालिक ने मुझे पुकार कर रुक जाने को कहा। कहने लगे, ए लड़की यहीं रुको। मैं तो ये सुन के बेजान सी ही हो गई। वो मेरे पास आए, कहने लगे, तुम जमशेद किसान की बेटी हो ना? मालिक के मुंह से अपने अब्बा का नाम सुनकर मेरा दिल और भी खौफ के मारे धक धक करने लगा। मैंने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, बस इस बात में सर हिला दिया। कहने लगे, बड़ी सूर निकल आई हो तुम तो, तुम भी तुम्हारी घोड़ी भी दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं कमरे से बाहर निकल आई, जल्दी से बाकी हवेली की सफाई की और अपने घर चली गई। मुझे इस बात का डर था कि अगर मालिक ने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये गांव के जमींदार तो ऐसे ही होते हैं, जिन्हें जो लड़की पसंद आ जाए इसे अपनी मलकियत समझ लेते हैं। इस बात ने मुझे पूरी रात रुलाया। मेरी अम्मा बीमार थी, बिस्तर मर्ग से जा लगी थी, इसलिए मुझे हवेली काम पर जाना पड़ा। वहां मुझे एक और ऐसी बात मालूम हुई कि मैं गमज़दा हो गई। मेरे मालिक के पास कई किस्म की घोड़ियां थी। वो हर माह कोई ना कोई नई घोड़ी जरूर घर में लाया करते थे, मगर फिर चंद रोज बाद इसे बेच दिया करते थे। मुझे हैरत हुई कि मालिक इतनी महंगी घोड़ियां डॉलरों में मुफ्त बनवाते थे और फिर चंद रोज बाद इसे सस्ती कीमत में बेच कर नई घोड़ियां ढूंढने लगते थे। आज भी जब मैं हवेली के पिछले हिस्से की सफाई करने में मसरूफ थी और गेउनगिट गिरा कर ही काम कर रही थी, मालिक और मालिकन वहीं मौजूद थे। उन्होंने हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा घोड़ियों का अस्तबल बना रखा था, जिसमें इस वक्त 3 घोड़ियां मौजूद थीं। मुझे गेउनगिट के अंदर से भी किसी की चुपती नजरें खुद पर महसूस हो रही थीं। बस जाहिर तो मालिक मालिकन से बातें कर रहे थे, मगर उनकी नजरें मुझे अपना तोफ करती महसूस हो रही थीं। मैंने गेउनगिट के अंदर से जब मालिक की तरफ देखा तो मालिक की घोड़ी बड़ी थी। वो इसे देखकर आंखों में चमक सी लाए। ना जाने अपनी बीवी को क्या कहते कि वो शर्मा ही जाती थी। मालिकन को भी शौहर की तरह घोड़ियां पालने का शौक था। इसमें एक घोड़ी मालिकन की थी जो अभी जरा छूटी थी।
मैं यूं ही सहन की सफाई करते करते जब मालिक और मालिकन से कुछ दूरी पर खड़े होकर झाड़ू देने लगी तो इन दोनों की बातें मेरी समातों से टकराने लगें, जो मुझे काफी अजीब लग रही थी। मालिक अपनी बड़ी घोड़ी की पेट सहलाते हुए बोले कि तुम्हारी घोड़ी बहुत छोटी है बेगम, वो मेरा काम पूरा नहीं कर पाएगी। मालिक ने जब सुना तो परेशान सी होकर बोली कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो ये एक ही घोड़ी मौजूद है। मालिक कहने लगे कि मुझे एक और घोड़ी की जरूरत है, मेरा काम इस एक से तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला। हर रात मुझे 2 तगड़ी घोड़ियां चाहिए और अब इसका इंतजाम मुझे जल्द जल्द करना पड़ेगा। आजकल मेरी नजरों में एक खूबसूरत हसीना चाई हुई है, सोच रहा हूं आज इसे अपने अस्तबिल की जीनत बना ही लूं, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। उन दोनों की बातें इस कदर अजीब थीं जिन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे शर्म सी महसूस होने लगी थी। ना जाने मालिक और मालिकन कैसी बेबाक बातें कर रहे थे। तभी मालिक की नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझे मुइनी खेज नजरों से देखने लगे। खुद पर उनकी नजरें पाकर मैं बौखला कर रह गई थी और फौरन सीधी खड़ी हुई और झाड़ू लेकर वहां से जाने लगी। मालिकन मेरी हड़बड़ाहट महसूस कर चुकी थी मगर बोली कुछ नहीं। मेरा दिल मालिक की बात पर बेचैन सा हो गया था। मगरिब का वक्त हो चुका था और मेरे घर जाने का वक्त था। मैं जब घर जाने के लिए निकलने लगी तो एक मुलाजिम ने आकर बताया कि मालिकन मुझे अपने कमरे में बुला रही हैं। मालिक भी वही मौजूद है और दोनों ने मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे तो होश उड़ चुके थे, मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। मैंने हड़बड़ाकर उसकी बात को नजरअंदाज किया और जल्दी जल्दी आज का बचा हुआ खाना लेकर वहां से निकल गई। मैंने पीछे मोड़कर भी ना देखा था और जल्दी जल्दी घर पहुंचकर ही सांस बहाल किया। मुझे उनकी इस दिन की बातें याद आने लगे। ना जाने उन बातों का क्या मतलब था मगर कुछ तो गड़बड़ थी। मैं घर के सहन में दाखिल हुई तो सहन में मेरी घोड़ी बंधी हुई जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। इसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। घोड़ी बिल्कुल छोटी सी थी। जब मेरे अब्बा इसे घर लेकर आए थे मेरे अलावा अब्बा की कोई औलाद ना थी। मैं अकेली थी, इसलिए इस घोड़ी को मैंने पाला था। मुझे वो घोड़ी बेहद अजीज थी। मुझे बिल्कुल वो अपनी औलाद जैसी लगती थी। पहले तो मेरा पूरा वक्त अपनी घोड़ी के साथ ही गुजरता था, लेकिन जब से अम्मा बिस्तर से लग गई थी तब से मैं घर का काम करके गुजारा किया करती थी और रोजाना चंद पैसे अलग से घोड़ी के लिए लाया करती थी ताकि अपनी घोड़ी के लिए चारा ला सकूं। वो घोड़ी भी मेरे साथ काफी मानूस हो चुकी थी, मेरी हर बात सुनती और माना करती थी। मैं काम करने के लिए हवेली में गई तो मालिकन ने मुझे देखते ही अपने कमरे में आने का कहा। ना जाने क्यों मुझे उनसे हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। मेरा दिल खौफ ज़दा सा होने लगा था। मैं गांव के कमजोर किसान की बेटी थी, पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैंने सुना था कि गांव के चौधरियों की बीवियां खुद अपने शौहर की पसंद की कनीज को उनके कमरे में भेजा करती है। मेरा दिल खौफ के मारे हिचकोले खा रहा था। मैं भी मिल्कुन के पीछे पीछे उनके कमरे में दाखिल हो गई। वहां मालिक मौजूद नहीं थे, वो इस वक्त अपनी जमीनों को देखने के लिए चले जाया करते थे। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो मालिकन ने फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ बैठने का कहने लगी। वो तो मालिकन थी, हमारे माई बाप थे, इसके बावजूद वो मुझ जैसी को अपने साथ बैठने का हुक्म दे रही थी। मेरे चेहरे की हुआयां उड़ चुकी थी। ना जाने इसके पीछे उनका क्या मकसद था, वो मुझसे क्या करवाना चाहती थी। मैं जजकुत्ते हुए उनके साथ बैठ गई तो मुझसे कहने लगे कि अगर तुम मुनासिब समझो तो हमें एक रात के लिए तुम्हारी घोड़ी चाहिए, इसके बदले में तुम जितने पैसे मांगोगी हम तुम्हें देंगे। 20,000, 50,000 या 1 लाख, ये 2 लाख तुम्हें एक रात के लिए अपनी घोड़ी की जितनी भी कीमत लगाओगी मालिक तुम्हें अदा करेंगे, मगर बदले में तुम्हें अपनी घोड़ी मालिक को देनी होगी। उन्होंने तुम्हारी अम्मा से भी बात की थी, लेकिन वो कहने लगे कि ये सोनी की मलकियत है, अगर सोनी इजाजत दे दे तो उन्हें कोई एतराज नहीं। मालिकन की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मालिक ने आखिर कब मेरी घोड़ी को देखा था और वो एक रात के लिए मेरी घोड़ी को क्यों मांग रहे थे? आखिर ऐसा क्या करना था उन्होंने मेरी घोड़ी के साथ? मुझे ठीक से याद था कि आज से 1 हफ्ता पहले छठी वाले दिन ने अपनी घोड़ी को लेकर सब्ज बाजार में गई थी। वही मालिक भी अपनी घोड़ी के साथ मौजूद थे। मैंने तभी उनकी आंखों में एक कच्चा महसूस किया था। फिर वो मुझसे मेरी घोड़ी की तारीफ भी कर चुके थे और रात को घोड़ियों के साथ अस्तबिल में पता नहीं किया करते थे। मैंने बामुश्किल हिम्मत करके मालिकन से पूछा कि आखिर मालिक मेरी घोड़ी के साथ क्या करना चाहते हैं।
जबकि उनके घर में पहले से ही 3 घोड़ियां मौजूद हैं और हर हफ्ते वो कितनी घोड़ियां यहां पर लाते रहते हैं। वो उनका क्या करते हैं? मेरी बात सुनकर पहले तो मालिकन की रंगत उड़ गई, फिर उनके चेहरे पर अफसुर्दगी सी छाई। कहने लगे, मैं तुम्हें इसकी वजह अभी नहीं बता सकती, बस अगर तुम मेरी ये बात मान लो तो फिर मैं तुम्हें जरूर वजह बताऊंगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर मालिकन के चेहरे के तासुरात तन से गए। कहने लगे, तुम बाकी मुलाजमों जितना ही काम करती थी, लेकिन हमने तुम्हें हमेशा सबसे ज्यादा तनख्वाह दी क्योंकि मालिकन को तुम्हारी घोड़ी पसंद आ गई थी। ये बात मेरे लिए हर दर्जा हैरान कर देने वाली बात थी। मैं वापस अपने घर चली आई, लेकिन जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो शशदर हो गई। मालिक घर में मेरी घोड़ी से कुछ फासले पर खड़े मेरे वालिद से बात कर रहे थे। मुझे देखकर मेरी घोड़ी के मुताल्लिक मुझसे वही सब पूछने लगे जो मालिकन ने आज पूछा था। मालिक ये बात मुझसे कह रहे थे और नजर उनकी मेरी घोड़ी पर थी, जो सहन के कोने में खड़ी अपनी मिसाल अब दिखाई दे रही थी। मालिक चलते हुए मेरी घोड़ी के पास गए और इसे ऊपर से हाथ लगाना चाहा, मगर मेरी घोड़ी तो सिर्फ मेरे लम्स की आदी थी। मालिक को अपने करीब देखकर उसने अपनी आगे की टांगें उठाकर मालिक को मारना चाहा, मगर जो ही मैंने मना किया तो वहीं पर रुक गई। मालिक मेरी घोड़ी के गिर्द चक्कर लगाकर देख रहे थे और फिर धीरे धीरे इसके चेहरे पर और गर्दन को हाथ से सहलाने लगे। अब की बार में घोड़ी उन्हें कुछ नहीं किया। वो मुझे कहने लगे कि अगर मैं चाहूं तो वो पैसे बढ़ा भी सकता हूं। वो मुसलसल मेरी घोड़ी के भी चेहरे पर हाथ फेर रहे थे तो कभी उसकी कमर सहला रहे थे। मुझे अब अपनी घोड़ी की फिक्र होने लगी थी कि कहीं उसके साथ मालिक कुछ गलत ना कर दे। मैंने मालिक को फौरन मना कर दिया। मेरे इनकार पर वो फौरन हमारे घर से निराज होकर चले गए। मुझे मेरी घोड़ी मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अब्बा मुझे अहमक और बीवकूफ कहने लगे कि एक रात की तो बात थी, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, कुछ रोज यूं ही गुजर गए और मैंने हवेली में जाना भी बेहतर ना समझा। मुझे घोड़ी की फिक्र सताने लगी थी। इस रोज मैं अभी अपने कमरे की साफ सफाई में मगन थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो बाहर मालिक का वही खास मुलाजिम खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा कि मालिक ने तुम्हें हवेली बुलाया है, जल्दी आओ, उन्हें जरूरी काम है। मैंने टालने के अंदाज में कहा कि तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, मगर वो अस्तार करने लगा कि मालिक ने कहा है मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर वहां आऊं। मैं हवेली की जानिब जाने लगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जब मैं हवेली पहुंची तो मुझे शाम हो गई थी। सामने मालिकन बैठी थी, मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, तुम तो ऐसी गायब हुई कि पलट कर भी नहीं आई। फिर अपनी मुलाजमा को इशारा किया। वो उठकर किचन में चले गई। मालिकन मुझसे मेरी अम्मा की खैरियत पूछने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ देर बाद ही उनकी खास मुलाजमा मेरे लिए एक शरबत का गिलास ले आई। मैंने भी वो गिलास पकड़ा और शरबत पी लिया। मालिकन मुझे अपने कमरे में ले गई। अंदर का माहौल बहुत पुरसुकून सा था, ऐसी की वजह से कमरा ठंडा हो रहा था। मालिकन मुझे अपने बेड पर ले गई। मुझ पर न जाने क्यों गिनविदगी सजाने लगी और देखते ही देखते वहीं उनके बेड पर सो गई। मुझ पर ऐसी गिनविदगी छाई कि मुझे होश ही ना रहा कि मैं कहाँ हूं, और जब मुझे होश आया तो मेरे मालिक का मकसद पूरा हो चुका था। वो मेरी घोड़ी के साथ रात वो सब कुछ कर चुके थे जो वो चाहते थे। जब मैं होश में आई तो सुबह हो चुकी थी। मेरी मालिकन के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो कहने लगी, आज तुम हमारे कमरे की मेहमान बनी रही और तुम्हारी घोड़ी मालिक के अस्तबिल की। मेरा दिल ये सुनकर धड़कना भूल गया था। मैंने अपने ऊपर से लिहाफ उतार कर एक तरफ फेंका और भागते हुए हवेली से बाहर निकल गई और भागते भागते अस्तबिल पर पहुंचकर ही सांस लिया था। सामने मेरी घोड़ी पानी पी रही थी, चारा खा रही थी और मालिक के चेहरे पर अपनी जीत की चमक थी। मुझे देखकर कहने लगे, तुम तो डबल अनाम की हकदार हो। तुमने इस दिन एक बार अपनी घोड़ी को मुझे मारने से मना किया था, वो तो मेरी फर्मा बरदार हो गई। फिर उन्होंने मुझे 3 लाख कैश दिए। कहने लगे, मेरी जीत पर तुम्हारा भी हक है, इसे हक समझ कर रख लो। नेजाबाजी जीत के आया हूं। नेजे का लफ्ज सुनकर मैंने हैरत से मालिक की तरफ देखा। वो हंसने लगे। कहने लगे, मैं 2 घोड़ियों पर सवार होकर नेजाबाजी का मुकाबला करता हूं, लेकिन इस बार मेरी बेगम की घोड़ी कद काट नहीं निकाल पाई, इसलिए मुझे अपनी घोड़ी जैसी कद काट की घोड़ी चाहिए थी, जो खूबसूरत भी हो। और तुम्हारी घोड़ी में वो सारी खूबियां थी जो मुझे नेजाबाजी के लिए दरकार थी। मैं ये सुनकर हैरत से मोहे खोले उन्हें देख रही थी। मैं अब तक मालिक के बारे में क्या क्या सोच रही थी।
اور وہ کیا نکلے تھے، مجھے اپنی سوچ پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ کاش کہ اصل حقیقت مالک مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ ان کے دیے ہوئے پیسوں سے میں نے شہر جا کر اماں کا بہترین ہسپتال میں علاج کروایا۔ میری اماں بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ دل ہی دل میں مالک اور